हेलो बच्चा। लेक्चर नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है किरचॉफ लॉ। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें डिस्कस की थी। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिसमें एक कॉम्बिनेशन जो था हमारा सीरीज के लिए बनता था और एक कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल के लिए बनता था। आज जो हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे पास में सर्किट जो है वो सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ना होके उनके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, बैटरी, ये सब चीज़ें जब वह इंक्लूड होती है तो हमारे लिए उस सिचुएशन में ये फाइंड आउट करना कि टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का कितना होगा, वो हमारे लिए टफ हो जाता है। तो कुछ हमारे पास में ऐसे सर्किट डिज़ाइन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे हम लोगों को करंट को जो है अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड करना होता है, जहाँ पे हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग डिवाइस में अलग अलग टर्मिनल्स पे अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड करना होता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम लोगों को अलग अलग रखनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं आपको कहूँ तो आप लोगों ने किसी भी टीवी की यदि अंदर का खोला हुआ पोर्शन आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर एक प्लेट होती है। उस प्लेट में आप देखना कितने छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट जो हो लगे होते हैं। तो हर एक कंपोनेंट के लिए कितना रेजिस्टेंस जाएगा, कितने उसके अंदर करंट जानी चाहिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना चाहिए, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ ने कुछ लॉ दिए हैं। किरचॉफ की जो लॉ है इनको हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड वाले को बोलेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को समझने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए हमारे को। 1992 में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उनका जो पहला लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ करंट के ऊपर है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर है। उनका दूसरा लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है। तो उनके दोनों लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आने से उनके जो लॉ है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो पहला एक चीज़ समझिए कि ये हमारे पास में एक सर्किट है। मान लीजिए इस सर्किट के अंदर ये V1, V2, V3, V4 चार हमारे पास में बैटरी लगी है। इस सर्किट के अंदर R1, R2, R3, R4, R5 जो है इस तरीके से रेजिस्टेंसेस जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है। अब कुछ यदि मैं पॉइंट बनाऊं तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट नंबर A, इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट नंबर B, इसको लिख सकता हूँ पॉइंट नंबर C, इसको पॉइंट नंबर D, इसको लिख सकता हूँ मैं पॉइंट नंबर E। इस तरीके से तो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, E यहाँ पे है, और बस इतना ही है। जंक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जंक्शन क्या होता है इस सर्किट के अंदर। तो जहाँ पे दो से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स आके मिलती है उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ तो बी पॉइंट पे एक जो लाइन है वो हमारे पास में ये वाली आके मिली, एक लाइन जो इधर से चल के आई डी से लेके बी की तरफ ये वाली आई, एक लाइन ए से लेके बी की तरफ आई, तो बी जो है वो हमारे पास में एक जंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली यदि मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ तो डी पॉइंट पे एक लाइन जो है वो बी पॉइंट से लेके ये वाली आई, एक लाइन जो ये V3 वाली जो है वो वाली आई है, और एक लाइन जो ये R6 वाली आई ये वाली आई। तो डी पॉइंट यहाँ पे एक जंक्शन है। सिमिलरली
यदि मैं ई पॉइंट की बात करता हूँ तो एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई, तो ई पॉइंट भी क्या बन जाएगा हमारे लिए, एक जंक्शन बन जाएगा। मतलब कि जब दो से ज़्यादा लाइनें किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है तो वो पॉइंट हमारे पास में कहलाता है जंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे जंक्शन के, बी, डी और ई, जो यहाँ पे एक जंक्शन का काम करते हैं। दूसरा, ब्रांच की हम लोग बात करते हैं। तो ब्रांच वो होती है जिसमें करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता। मतलब कि चार्जेस जितने एक पॉइंट से चलते हैं उसके एंड पॉइंट तक चार्जेस जो है वो उतने के उतने सेम रहते हैं। जैसे यदि मैं ए पॉइंट से चलता हूँ तो यहाँ से मैं चला कुछ चार्जेस, मान लीजिए यहाँ से मैं 10 चार्जेस लेके चला, 10 चार्जेस यहाँ से गए और यहाँ तक सी पॉइंट तक हम लोगों को 10 चार्जेस मिलते हैं। तो ए से लेके सी तक जो है चार्जेस कहीं लीकेज नहीं हो सकते, इसलिए ए से लेके सी तक हमारे पास में जो ये लाइन है ये कहलाएगी ब्रांच। उसी प्रकार से यदि मैं सी से चलता हूँ और मैं ऐसा चला और मैं चलते चलते डी तक आया, तो सी से लेके डी तक जो कहलाएगी वो हमारे पास कहलाएगी ब्रांच। डी से लेके ई तक जाता हूँ तो ये भी क्या बन जाएगी, एक हमारे पास में ब्रांच। तो जंक्शन वो होता था जिसमें दो से ज़्यादा लाइनें मिलती थी, ब्रांच वो होती है जिसमें एक लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है, वो कहलाती है ब्रांच। और ब्रांच में करंट जो डिवाइड नहीं होता है। तीसरा आता है हमारे पास में लूप। लूप जो है एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका इनिशियल कंडीशन और फाइनल सिचुएशन जो है वो सेम होगी। जैसे कि मैं ए पॉइंट से चला और मैं यहाँ गया, फिर मैं सी पे गया और फिर मैं बी पे आया और फिर मैं ए पे आ गया, तो ये मेरे पास में ए सी बी ए एक लूप बन जाएगा। सिमिलरली मैं ए पॉइंट से चला, ई पे गया, V1 से होते हुए मैं R1 पे आया और फिर से पे आ गया, तो ए ई ए ये हमारे पास एक लूप बन जाएगा। फिर से मैं ए पॉइंट से चला, सी पे गया, सी से होते हुए मैं डी पे गया, डी से होते हुए मैं ई पे आया और ई से होते हुए मैं ए पे आया, तो यहाँ से ए सी डी ई ए ये पूरा मेरे पास में एक लूप बन जाएगा। मतलब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो वो सेम रहती है तो हमारे पास में कहलाता है लूप। तो तीन चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है बच्चों यहाँ पे। पहला है जंक्शन, दूसरा है ब्रांच और तीसरा है लूप। अब इन तीनों चीज़ों के भी यहाँ पे हम लोग किरचॉफ के जो दो लॉ है उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पहले देखिए। हम लोग ये जानते हैं कि किरचॉफ ने जो दो लॉ दिए हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो हमारे पास में नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग ब्रांच में करंट जो होगा वो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग होगा। उसी को यूज़ करके उन्होंने दो लॉ बनाए। तो आइए उनका पहला लॉ डिस्कस करते हैं। उनका ये कहना था कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक रूल जानते हैं कि यदि दो क्वांटिटीज़ को हम लोग इस तरीके से रखें कि जब उनको हम लोग एल्जेब्रिकली सम करें तो उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, तो वो क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाएंगी हमारे पास। जैसे कि -6 इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, तो -6 और +6 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे करंट के ऊपर अप्लाई की है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उनका ये कहना था कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितने भी चार्जेस हैं उन सब चार्जेस का जो सम होगा वो हमारे पास में 0 होगा। या फिर ये कहें कि जंक्शन की तरफ जाने वाले चार्जेस जो है उनको मैं पॉजिटिव लूँ, और जंक्शन से दूर जाने वाले जो चार्जेस है यदि मैं उनको नेगेटिव लेता हूँ तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो हमारे पास में 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे पास में ये एक जंक्शन है जिसके ऊपर I1 करंट जो है वो इस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है। इस जंक्शन पे I2 करंट जो है वो भी इस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है। I3 करंट जो इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। I4 करंट जो इस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है और I5 करंट जो इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। मतलब कि यदि मैं इनके साइन लूँ, मतलब कि इनसाइड मतलब आने वाले जो करंट है यदि मैं उनको पॉजिटिव लूँ और जाने वाले जो करंट है उनको मैं नेगेटिव लूँ, तो इनका जो सम है I1 I2 I3 I4 I5 इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो हमारे पास में 0 आना चाहिए। तो हम लोगों ने साइन पुट किया, I1 छोड़ के जा रहा था इसलिए -1, I2 भी लिविंग है, लिविंग करंट फ्रॉम जंक्शन तो I2 भी माइनस, I3 इनसाइड है तो I3 प्लस, I4 आउटसाइड तो I4 माइनस और I5 इनसाइड तो I5 प्लस इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। हम लोगों ने सोल्व किया तो I1 I2 I3 माइनस तो इसको उधर लेके गए तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस का I5। दैट मीन्स द समीशन ऑफ I शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि जो करंट की वैल्यू हमारे पास I1 I2 I4 मिलके बनाएंगे उतनी करंट की वैल्यू हमारे पास में I3 प्लस I5 की होगी। यदि ये 6 बनती है तो ये भी किसकी इक्वल हो जाएगी, 6 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जितने चार्जेस अंदर आए हैं, जितने चार्जेस अंदर आए हैं उतने चार्जेस मेरे पास में बाहर गए हैं। मतलब कि इस जंक्शन ने ना तो किसी चार्ज को क्रिएट किया और ना ही किसी चार्ज को डिस्ट्रॉयड किया। इस जंक्शन के ऊपर चार्जेस आए और चले गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस का किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए ये जो लॉ है ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। क्योंकि ये जो पहला लॉ है ये करंट के बारे में बात कर रहा है कि कितना चार्जेस जो आ रहे हैं या कितना करंट आ रहा है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो इसके दो नाम हो गए, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं किरचॉफ का। सेकंड लॉ बेटा जो है वो हमारे पास में है किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तीनों का मीनिंग समझेंगे हम वन बाय वन। जैसे पीछे वाला जो फर्स्ट लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ करंट के बारे में। ये वाला जो होगा ये होगा हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसका ये कहना है कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए या किसी भी लूप के लिए जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा या सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एलिमेंट वो हमारे पास में 0 आएगा। मतलब कि डेल वी जो है वो हमारे पास में 0 आएगा। तो उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से डेल वी की वैल्यू जो है 0 होगी और किस प्रकार से उसमें साइन कन्वेंशन जो हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हम लोगों को दी हुई है जहाँ पे E1 जो है वो एक बैटरी है, E2 जो है वो भी एक बैटरी है, R1 R2 R3 जो है तीन रेजिस्टेंसेस हमारे पास में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने लूप जो है वो हम लोगों को बन रहे हैं। तो लूप जो हम लोग ये जानते हैं कि जिसका फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन का जो पॉइंट है वो हमारे पास में सेम होता है, वो लूप कहलाता है। तो यहाँ से एक लूप हम बात करें तो एक लूप बनेगा, हम लोग यदि सी से चलें और ए से ए पे जाएं, ए से फिर हम बी पे जाएं, बी से डी पे जाएं और डी से E1 पे जाएं और E1 से सी पे जाएं। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे R1 इसलिए नहीं बोला क्योंकि R1 जो है उसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। जब वो I1 के साथ में आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, और हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में मेजरमेंट किया जाता है। तो एक लूप हमारे पास बन जाएगा CA BD E1C। एक दूसरा लूप यदि मैं बनाऊं तो ये बनेगा EA BF E2E।
ई ए बी एफ ई टू ई, ये हमारे पास एक दूसरा लूप बनता है। तीसरे लूप की बात करता हूँ तो तीसरा लूप हम लोग बना सकते हैं सी ए ई एफ बी डी ई वन सी, ये पूरे का पूरा जो है एक लूप बन जाएगा। ठीक है, अब इसके जो रूल है साइन कन्वेंशन लूप के, वो हम लोगों को कैसे लेने हैं वो समझिए। तो यदि हम लोग जिस डायरेक्शंस में करंट की वैल्यू जा रही है, या ये कहें कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हम लोग किसी बैटरी को इंडिकेट करेंगे तो बैटरी का साइन आएगा नेगेटिव। जैसे हम लोग यहाँ से चले सी पॉइंट से, और हम लोग सी ए बी डी ई वन और सी इस लूप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल है, करंट जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से I1 करंट इस तरीके से गया, यहाँ पे क्या मिला उसको R3, तो ये कितना हो जाएगा I1 R3। यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से हो जाएगा I1 R1। तो यहाँ पे जो बैटरी मिली हम लोगों को, तो बैटरी का हम लोगों को नेगेटिव पोर्शन टच किया, क्योंकि ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट, हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम लोगों को टच किया, तो बैटरी लिखी जाएगी माइनस का E1। इसी प्रकार यदि मैं इस लूप की बात करूँ तो मैं ऐसा चला ई ए बी एफ माइनस का E2। ठीक है, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस जिस डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शंस में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शंस में रहेगा तो हम लोग लेंगे नेगेटिव। कैसे, देखिए करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है सी ए बी हो रहा है, ए से लेके बी की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा I1 R3 पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I1 R3। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो हमारा करंट गया बी से डी, डी से सी की तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा I1 R1। मान लीजिए हम जा रहे हैं इधर और करंट फ्लो हो रहा है इधर, हम जा रहे हैं इधर और करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का I1 R1। दैट मीन्स यदि हम लोग अलोंग तक बात करेंगे, चाहे हम लोग बैटरी की बात करें, चाहे हम लोग लूप की उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो हमको देखना है कि सिचुएशन क्या बनती है, माइनस की बनती है या प्लस की बनती है, वो ध्यान रखना है। अलोंग द करंट जो है बैटरी माइनस आएगी, अलोंग द करंट पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो जो तीन लूप है वो हम लोगों ने डिस्कस किए, कौन कौन से थे, लूप थे सी ए बी डी ई वन सी, ये पहला लूप है। दूसरा लूप हमारे पास में ई ए बी एफ ई टू ई, और तीसरा लूप हमारे पास में सी ए ई एफ बी डी और सी, ये हमारे पास में तीसरा लूप है। जब इन लूपों की हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो किस तरीके से आएगा, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो हम लोग लूप नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लूप में C1 से चले हम लोग, C से चले A तक, क्योंकि यहाँ पे ना तो रेजिस्टेंस है ना कुछ और है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास में सेम रहेगी। तो यहाँ से जा रहा है I1 इसके अंदर, और नीचे से आया I2 हमारे पास, और यहाँ पे कौन एंटर कर गया है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 एंटर कर गया है, क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि करंट जो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो R3 वाली जो ये लाइन है, इस लाइन के अंदर I1 प्लस I2 जो है वो एंटर कर जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो ये आ जाएगा R3 इंटू में I1 प्लस I2, R3 इंटू में I1 प्लस का I2। यहाँ से हम लोग इधर चले तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है,
क्योंकि करंट पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास में I1R1। ओके, I1R1। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास में ये आ जाएगा प्लस का I1R1। बैटरी जो हम लोगों को मिली नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का E1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लूप की हम लोग बात करते हैं, इस वाले लूप की, E A B F E2 E, इस लूप की। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, ई से ए कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो R3 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। तो R3 के रेस्पेक्ट में I1 प्लस I2। अब हम लोग यहाँ पहुँचे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी यही है, तो यहाँ से हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस का I2 इंटू R2, और बैटरी हम लोगों को नेगेटिव मिलती है, इसलिए माइनस का E2 इज इक्वल टू 0। थर्ड लूप की बात करते हैं हमारे पास में। थर्ड लूप कौन सा है, सी से हम लोग चले हैं, ए पे गए हैं, ए से लेके हम लोग ई पे गए हैं, ई से हम लोग एफ पे गए हैं, एफ से बी पे, डी से, और ई से सी, ऐसा होते हुए आए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग चले तो यहाँ पे बैटरी हम लोगों को पॉजिटिव मिली, इसलिए क्या लिखेंगे प्लस का E2। आगे गए, यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इस बैटरी की वजह से इस लूप के अंदर, वो हमारे पास थी ऐसी, इधर से देखिए E2 कैसा भेज रहा करंट, ऐसा। लेकिन अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर आ रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो अपोजिट हो गए, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस का I2R2। उसके बाद हम लोग यहाँ गए तो इधर क्या है, अलोंग द करंट है हम लोग, क्योंकि ये बैटरी कहाँ भेजी करंट को, इस लूप के अंदर करंट देखिए इधर से इधर जा रहा है, तो ये आ जाएगा I1R1। तो प्लस का I1R1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से I1R1 आया, अच्छा इधर से जाएंगे तो बैटरी का टर्मिनल मिला हम लोगों को नेगेटिव, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का E1। तो माइनस का, यहाँ से आ जाएगा माइनस का E1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास में I1 I2 I3 की आएगी, जो वैल्यू हमारे पास में E1 E2 की आएगी, उन सबको यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि R1 R2 R3 हम लोग जानते हैं, I1 I2 I3 और E1 E2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इन तीन इक्वेशन से। तो उन सबका जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, सम निकालेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो हमारे पास में 0 आएगा। मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे आएगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे आएगा। मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल सम होगा किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर, जो टोटल पोटेंशियल सम होगा वो हमारे पास में आएगा 0। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ सेकंड लॉ। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।